नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिवसेना मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में अचानक मच गई अफरा तफरी। उद्धव के वकील कपिल सिब्बल बोले, नाचने गाने का समय आ गया। सीजेआई सूर्यकांत ने भी रखी अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना केस की सुनवाई के बीच सिब्बल और राहुल नार्वेकर आए आमने सामने। राहुल नार्वेकर बोले, कपिल सिब्बल के दावे निराधार, मेरा फैसला ही सत्य होगा। पाकिस्तान से अभिजीत दीप्ति को आया खत। युवक ने लिखा, आपके जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने हमें उम्मीद दी है। बड़े विवाद में फंसी मुंबई की मेयर, 25 लाख रुपए के प्रचार को लेकर लगे बड़े आरोप। रितु तावड़े बोली, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। महाराष्ट्र की महिलाओं को सीएम फडणवीस का राखी गिफ्ट। लागू होगा धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा कानून। धोखाधड़ी, लालच और शादी के जरिए धर्म परिवर्तन पर सख्त सजा का प्रावधान। ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए मिले अतिरिक्त समय। कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को लिखा खत। राहुल गांधी केस में आया नया मोड़। आरएसएस के सदस्य थे नाथूराम गोडसे। वीर सावरकर के प्रपोत्र का कोर्ट में बड़ा कबूलनामा। नासिक में आदिवासी युवाओं का विरोध प्रदर्शन। आदिवासी मंत्री के इस्तीफे की मांग। सरकार को 2 दिन की दी मोहलत। नासिक में बीजेपी का बड़ा सियासी मंथन। सीएम देवेंद्र फडणवीस और शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में हुई महाबैठक। कुंभ मेले की तैयारियों पर हुई चर्चा। नागपुर महानगर पालिका ने 2400 करोड़ रुपए के बकाया संपत्ति कर में से 1000 करोड़ वसूलने का लक्ष्य तय किया। बैंक खाते होंगे फ्रीज। नल और सीवर कनेक्शन काटने का कड़ा आदेश। 20 अगस्त से विशेष अभियान में होगी कड़ी कार्रवाई। खबरों में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में नाच गाने की। सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त को शिवसेना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, यानी माहौल जरूर हल्का फुल्का था। लेकिन इस बीच कपिल सिब्बल ने कोर्ट रूम नंबर 1 में सुनवाई के दौरान बाहर से आते तेज संगीत और शोर को लेकर शिकायत की, जिस पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा, शायद अब नाचने का समय आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बाहर इतना शोर कौन कर रहा है, लेकिन तेज आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुनाव जीतने का जश्न मना रहा हो। उन्होंने यह भी बताया कि भारी भीड़ की वजह से उन्हें मथुरा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल आना पड़ा, जिस पर जस्टिस जयमाला बागची ने माहौल को हल्का करते हुए टिप्पणी की कि बार एसोसिएशन में लोकतंत्र फल फूल रहा है, जिस पर कपिल सिब्बल ने उनकी बात पर सहमति जताई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी चुनाव से जुड़ा अपना अनुभव साझा कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें देर रात तक फोन आए थे जिनमें चुनाव में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था, जिस पर सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले से ही ऐसे कई मुद्दे हैं जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। हल्की बातचीत के बाद बेंच ने शिवसेना मामले की कानूनी और संवैधानिक दलीलों पर सुनवाई शुरू कर दी। ये मामला 2022 के महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष से जुड़ा है, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों के एक गुट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके बाद शिंदे गुट बीजेपी के समर्थन से यहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। वैसे इस मामले में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब भी असली शिवसेना विधायकों की अयोग्यता और स्पीकर के फैसले समेत कई महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों पर सुनवाई जारी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह से जुड़े मामले की सुनवाई के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल के बीच कानूनी तर्कों को लेकर बयानबाजी तेज है। ठाकरे गुट की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि राहुल नार्वेकर ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उन्हें पहले से तय नतीजे तक पहुंचने के लिए जटिल तर्कों का सहारा लेना पड़ा। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि पार्टी के संविधान और पुराने रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को
किस आधार पर मिला। सिब्बल ने दलील दी कि ठाकरे गुट की तरफ से पार्टी का आदेश जारी किया गया था और कुछ विधायकों ने उस आदेश के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने 1999 के पार्टी संविधान और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मामले की जांच की, जिस पर उन्हें आपत्ति जताई। वहीं यवतमाल में मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कपिल सिब्बल के आरोपों को निराधार बताया। नार्वेकर ने कहा कि कपिल सिब्बल अपनी पार्टी की ओर से अदालत में बहस कर रहे हैं और सिर्फ आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होता। नार्वेकर के मुताबिक उन्होंने अपना फैसला कानून और सुप्रीम कोर्ट के तय मापदंडों के आधार पर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने फैसलों में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया और उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ निराधार आरोपों से उस फैसले पर कोई असर पड़ेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की वास्तविक राजनीतिक पहचान, पार्टी के सिंबल और विधायकों की अयोग्यता से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों पर सुनवाई जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। और खबरों में अब बात दीपके को पाकिस्तान से आए खत की। कॉकरोचों की चर्चा अब पाकिस्तान में भी हो रही है, जो काफी हैरान और परेशान करने वाली है। लाहौर के रहने वाले युवा कार्यकर्ता एहतेशाम हसन ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के नाम एक पत्र लिखते हुए भारत के युवा आंदोलन यानी कॉकरोचों के प्रोटेस्ट और पाकिस्तान के युवाओं की समस्या के बीच समानताएं बताई हैं। इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि दीपके का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है, जो पाकिस्तान से उन्हें खत आ रहे हैं। एहतेशाम ने अपने खत में लिखा है कि सीमा पार से भारत में चल रहे युवा आंदोलनों की खबर देखकर उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद को आईने में देख रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां, महंगी कोचिंग और युवाओं के भविष्य से जुड़े संकटों को भारत और पाकिस्तान दोनों की साझा चुनौती बताया। पत्र में पाकिस्तान की मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े विवादों की तुलना भारत में नीट प्रश्न पत्र लीक विवाद से की गई। एहतेशाम का साफ कहना है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी, आर्थिक दबाव और भविष्य की अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सीजेपी के आंदोलन को लाखों युवाओं के लिए उम्मीद का संदेश बताया। खत में यह भी कहा गया है कि युवाओं की आवाज दबाने, इंटरनेट प्रतिबंध यानी इंटरनेट बैन करना, छात्रों के आंदोलन पर कार्रवाई और विरोध करने वालों को निशाना बनाने जैसी चुनौतियां पूरे दक्षिण एशिया में अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। एहतेशाम ने अभिजीत दीपके और उनके आंदोलन की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि अगर युवा दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं तो लाहौर और कराची के छात्रों को भी अपने अधिकारों के लिए आगे आने की प्रेरणा मिल सकती है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युवाओं के सामने मौजूद गरीबी, बेरोजगारी और गिरते जीवन स्तर जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के दशकों बाद भी अगर लाखों लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं तो दोनों देशों को अपने भविष्य पर गंभीरता से विचार करना होगा। कुल मिलाकर ये खत सिर्फ अभिजीत दीपके के नाम एक संदेश नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के युवाओं की साझा चिंताओं और बदलाव की उम्मीद को सामने रखने वाला इसको दावा किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दीपके और भारत के जो हालात हैं उनसे पाकिस्तान के हालात कैसे एक जैसे हो सकते हैं, जबकि भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात कर ले, पाकिस्तान लगातार कर्जे में डूबा और एक भिखमंगा देश है, लेकिन वहां से, उस देश से, एक दुश्मन देश से अगर दीपके के नाम पर खत आता है तो ये कई सवाल खड़े करता है और एक बार फिर दीपके के ऊपर जो देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगता है उसको भी दम मिलता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। इस बार मामला उनके सोशल मीडिया प्रमोशन पर करीब 25 लाख रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को लेकर जुड़ा है। विपक्ष के सवाल, बढ़ते विवाद के बीच रितु तावड़े ने सफाई देते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में उनका कोई भी व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है और ये व्यवस्था पहले से ही नगर निगम में चल रही थी। उन्होंने अपने बचाव में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे मेयर बने 2 महीने हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पिछले 2 साल से बीएमसी के साथ है। पिछले 2-3 सालों में वही कंपनी नगर निगम के प्रचार प्रसार का काम कर रही है। मेयर के प्रचार प्रसार की तस्वीरें दिन भर माई बीएमसी पोर्टल पर दिखाई जाती हैं। मेरी बस यही मांग थी कि यहाँ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं वो दिन भर मेरे पास ही रहे। मैंने साफ तौर पर यही मांग की थी। अब रितु तावड़े ने तो ये साफ कर दिया कि उन्होंने किसी नई कंपनी को काम देने के लिए कोई खत नहीं लिखा था। उन्होंने सिर्फ मौजूदा व्यवस्था की अवधि बढ़ाने और उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सुविधा शामिल करने की मांग की थी। उनके मुताबिक कंपनी की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव स्थायी समिति से मंजूर हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर किसी तकनीकी टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते और इस पूरे मामले में उनका कोई सीधा दखल नहीं है। रितु तावड़े ने आरोप लगाया कि बार बार मेयर का नाम लेकर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।
बीएमसी 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए मेयर के प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया से जुड़ी गतिविधियों पर करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने की योजना बना रही है। अब इस खर्च को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं फडणवीस के नए कानून की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा नया कानून लागू करने की तारीख तय कर दी है। महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को 28 अगस्त 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल के आदेश से महाराष्ट्र की धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 28 अगस्त को कानून लागू करने की तारीख निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा ने इसी साल मार्च में धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े बिल को ध्वनिमत से पारित किया था। राज्यपाल की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद अब ये बिल कानून के रूप में लागू होने जा रहा है और इस कानून में जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी का झांसा देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। शादी के जरिए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी को 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराने पर 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में भी 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई शख्स बार बार इस तरह का अपराध करता है तो सजा बढ़ाकर 10 साल तक की जेल की जा सकती है। 28 अगस्त से ये कानून लागू होने जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र में अवैध और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर कानूनी कार्रवाई का दायरा और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा प्रभावी होगा। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।